डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको ध्यान है एस ब्लॉक कंप्लीट कराया जा चुका है और हमने कहा था कि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के पिछले जो भी कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पर पूछे गए हों। तो देखिए, आसान क्वेश्चन इससे आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आते ही नहीं। ये चैप्टर डिफिकल्टी की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखे जा सकते। छोटे छोटे चैप्टर हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे दिखाई आपको देंगे। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट है जिसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, मतलब जिसमें पानी नहीं जुड़ता। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर वाटर जो है वो जुड़ता नहीं। देखिए, वाटर को यदि आप जोड़ कर रखना चाहते हो अपने साथ तो कंपैरेटिवली साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। क्रिस्टलीकरण यदि आप करवाना चाह रहे हो तो साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। आकार यदि बड़ा होता जाएगा तो फिर क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन की पॉसिबिलिटी घटती चली जाएगी। जैसे जैसा यहाँ साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इसमें से यह तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि BEMGCA और BA की जहाँ तक बात है, यहाँ साइज जो होता है वह बढ़ता चला जाता है। साइज के अंदर हमको वृद्धि दिखाई देती है और क्रिस्टलीय जल से जुड़ने के लिए वहाँ पर आकार छोटा होना ही हमेशा मददगार साबित होता है। तो इसीलिए यहाँ जो बड़े साइज का है, इनमें से सबसे बड़े साइज का कौन है? बेरियम है। तो बेरियम जो है ना बच्चों, वह क्रिस्टलीय जल अपने में नहीं जोड़ पाएगा, यानी इसमें क्रिस्टलाइन वाटर ऐड नहीं हो पाएगा। छोटे साइज वाले इजी वे के अंदर क्रिस्टलाइजेशन दर्शाते हैं, यानी क्रिस्टलीकरण जल अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि इसमें कौन है हाइड्रोजन के, तो ध्यान होगा 1H1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान प्रश्न साबित होगा। फिर होता है 1D2 जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और एक 1T3, इसको हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इनके अलग अलग सिंबल हैं। इसको हम ट्राइट्रियम बोलते हैं, ट्राइट्रियम, ठीक है ना, जो कि एक कैसा है? रेडियो एक्टिव, यानी कि नाभिकीय रूप से सक्रिय है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, नाभिकीय सक्रिय यौगिक है। तो यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइट्रियम ये तीनों करेक्ट हैं। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, केवल ड्यूटेरियम वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? केवल ट्राइट्रियम और प्रोटियम नहीं हो सकते, केवल प्रोटियम और ड्यूटेरियम भी नहीं हो सकते, और इससे आसान कोई प्रश्न भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन और लेटेस्ट आया हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की नेचर किस तरीके की होती है? बच्चों, हमने आपको ये बात बताई थी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी है, यानी कि कलर भी उड़ाता है। ऑक्सीकारक अपचायक तो है ही, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो खैर वो है ही, और वह कलर उड़ाने के काम में भी आता है, कलर भी वह उड़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यह दोनों की तरह काम करता है, दोनों मीडियम के अंदर, यानी चाहे एसिडिक मीडियम दे दो, इसको बेसिक मीडियम दे दो, दोनों में ही यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम कर सकता है। यानी यहाँ जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑक्सीडाइजिंग एवं रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे इसको कोई सा भी मीडियम दे दिया जाए। दोनों ही माध्यमों में, दोनों ही मीडियमों में यह काम करता है। किसका? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। हमने क्लास में पढ़ाते समय आपको यह बताया भी था कि किन किन अभिक्रियाओं में या कैसे कैसे पहचानना है। वो प्रश्न भी आपको आगे मिलेगा कि कैसे हमको यह पहचानना। अक्सर प्रश्न हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसी किस्म का आता है कि आइडेंटिफाई आप कैसे कर पाओगे कि किसमें यह ऑक्सीकारक और किसमें यह अपचायक है। ठीक है ना, वह मेटल जो एयर की नाइट्रोजन से सीधे रिएक्ट करती है। तो बच्चों देखिए, आपको ध्यान हो तो लिथियम और सेकंड ए वाले जो होते हैं ना, लिथियम और सेकंड ए वाले, वह एयर से रिएक्शन सीधा करके और नाइट्राइड बनाते हैं। बारंबार इस बात को हमने कहा था। लेकिन शेष फर्स्ट ए वाले सिर्फ ऑक्सीजन से ही संयुक्त होते हैं, ऑक्सीजन से ही जुड़ते हैं, वह नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रोजन। तो इसीलिए जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो ये बात सामने आएगी कि यह एयर से कंबाइन होकर नाइट्राइड बनाते हैं। ये सब फर्स्ट ए वाले हैं, फर्स्ट ए वाले नहीं बनाते मेरे भाई, सिर्फ लिथियम को छोड़ करके। और हमको ज्ञात है कि लिथियम इस तरह से अपने ग्रुप से हमेशा अलग ही चलता है। इसके लिए हमने कई गुण इसके देखे थे ऐसे, जिनके अंदर कि यह बाकियों से डिफरेंस दिखा रहा था।
यदि आपको ध्यान हो तो यह बाकियों से अंतर गुणों में दर्शाता था, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हम देख सकते हैं। हाइड्रोजनों के आइसोटोप पर देखिए बार बार कितना आसान प्रश्न आ रहा है। हाइड्रोजन के आइसोटोप की कुल संख्या और उसमें रेडियो एक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो अभी हमने जाना था कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वह एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है और एक ट्राइट्रियम होता है। निश्चित तौर पर यह आपका कैसा है, रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियोधर्मी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि नाभिक सक्रिय ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अपने में से लगातार एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसका टी हाफ यानी इसका अर्ध आयुकाल वह भी हमने बताया था, हाफ लाइफ 12.3 वर्ष लगभग होती है। और बोला भी था कि यह प्रश्न भी आपको दिखाई दे सकता है। सो स्पष्ट रूप से कि हाइड्रोजन के कौन से ऐसे आइसोटोप्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, कितने तो टोटल हैं और कितने रेडियो एक्टिव हैं। तो 3 और 1 आंसर होगा। 3 तो इसके टोटल आइसोटोप होते ही हैं, ज्ञात है हमें, और उनमें से सिर्फ एक ही होता है जो कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ओनली 1 इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर। द्रव अमोनिया में सोडियम को यदि आप डिसॉल्व करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए इस तरह की रिएक्शन हमने इस बारे में आपको करवाई थी कि जैसे सोडियम है उसको हम लिक्विड अमोनिया में, ये आपको ध्यान होगा X+Y करके हमने लिखा था, अमोनिया में इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो ये 2 तरह की प्रजातियां बनाता है। एक तो अमोनिएटेड धनायन बनेगा यानी कि इस तरह का आयन, और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब इसके अलग अलग गुण होते हैं, कंडक्टेंस होता है, कलर होता है। आपको ध्यान हो तो कलर उसमें से जो ब्लू कलर का था उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान आया। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, वही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। कंडक्टेंस जो है वह कंडक्टेंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि चालकता के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वह आपके दोनों हैं, है ना। चालकता की यदि बात की जाए यानी कि कंडक्टेंस की यदि बात की जाए तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यदि केवल कलर की बात कर रहा है तो फिर वहां पर रेस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन होगा, आपका अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन है वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। यानी इन ऑप्शंस में से यदि हम सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक यह है कि इलेक्ट्रॉन का ही कनेक्शन होता है एक्साइट होने से, कलर से, रंग से और चुंबकीय गुणों से यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से। हमेशा हमने किसको कोरिलेट करने की कोशिश की है, उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमने हमेशा से बताई है। आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 एंड 2 है, उसमें से हमको मैच कराना है कि कौन किसका कंपोनेंट है बच्चों। तो देखिए ये जो प्राणी है Na2CO3.10H2 ये वॉशिंग सोडा कहलाता है। फिलहाल इसमें से कोई नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान होगा इसको सॉल्वे विधि के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वे मेथड, इसका कनेक्शन सॉल्वे से होगा। सॉल्वे 2 काम में आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, उम्मीद है ध्यान होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कनेक्शन किससे, टेम्पररी हार्डनेस से, यानी कि टेम्पररी जो हार्डनेस है ना उससे ये एसोसिएटेड है, टेम्पररी हार्डनेस से यह जुड़ी हुई है। आपको ध्यान हो तो इसका कनेक्शन किससे है, टेम्पररी हार्डनेस से इसका कनेक्शन है बच्चों। यानी इसे हम किससे मैच करवाएंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका डी से मैच करेगा। NaOH कास्टनर केल्नर, याद कीजिएगा कास्टनर केल्नर मेथड NaOH से संबंधित होती है। और ये कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट पोर्टलैंड सीमेंट, ये एक्चुअली पोर्टलैंड एक जगह है जहां पर कि इस सीमेंट के बारे में सबसे पहले बताया गया था, तो इसीलिए पोर्टलैंड सीमेंट नाम है। तो वही सीमेंट का जो सामान्य प्रकार है वो पोर्टलैंड सीमेंट ही कहलाता है, जगह के हिसाब से उसका नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट रूप से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों वह मैच हो रहा है सी के साथ, और काफी पॉपुलर इस तरह के मैच मैट्रिक्स काफी ज्यादा आते हैं इस ब्लॉक से ना। सेकंड वाला आपका मैच हो रहा है किसके साथ, डी के साथ में। थर्ड वन जो है वह मैच हो रहा है बी के साथ में। इसी प्रकार फोर्थ वन जो है वह आपका मैच हो रहा है ए के साथ, क्योंकि मैंने कहा था सीमेंट जो है वह, सीमेंट क्या है बेसिकली, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट,
ठीक है ना। और इसके रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ कौन सा था, कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3 और SiO2 मुख्य रूप से। अब आप देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का C है, सेकंड का D है, थर्ड का B है और फोर्थ का A है। ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल और अच्छा प्रश्न है, सरल भी है और बढ़िया अच्छा भी है। एक मेटल है जो एक्सेस ऑफ एयर में जलकर X बनाता है और वो जल अपघटित होकर हाइड्रोलाइसिस होकर H2O2O2। देखिएगा मैंने जब ये चीज कराई थी तो उसमें एक बात लिखाई थी कि यदि सिंपल ऑक्साइड होता है ना बेटा, सिंपल ऑक्साइड, सरल ऑक्साइड जब होता है और उसका अपन जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अपन को सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। याद है, जब यही चीज आपका पर ऑक्साइड होगी ना और मैं उसका यदि हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा ना तो मेरे को हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, जिस भी मेटल का है वो हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में मुझे मिलेगा H2O2। और यदि इसके स्थान पर क्या हुआ, सुपर ऑक्साइड हुआ, इसके स्थान पर यदि सुपर ऑक्साइड हुआ तो फिर यहां क्या बनेगा, यह हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में H2O2 भी बनेगा और साथ में O2 भी बनेगा। अब यहां पर यही प्रश्न है कि एक मेटल है, उसको एक्सेस ऑफ एयर में जला रहे हैं तो वो तो बेसिक बात है कि कोई ना कोई ऑक्साइड बना रहा होगा। अब वो चाहे सिंपल ऑक्साइड बना रहा हो, चाहे वो सुपर ऑक्साइड बना रहा हो, चाहे वो पर ऑक्साइड बना रहा हो, और उसको फिर हमने हाइड्रोलाइसिस भी करा दिया और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद हमको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिला और ऑक्सीजन मिला। ये पहचान है भाई साहब कि ये सुपर ऑक्साइड है, कंफर्म है। H2O2 का भी बनना और साथ में O2 का भी बनना 100% गारंटी दे रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का सुपर ऑक्साइड है। अब आप जानते हैं कि क्या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता। क्या मैग्नीशियम बनाता है? नहीं बनाता। लिथियम बनाता है? नहीं बनाता। सोडियम आपका सिंपल और पर ऑक्साइड बना सकता है, मैग्नीशियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है और लिथियम केवल सिंपल ऑक्साइड बनाता है। एक रुबिडियम ही एक ऐसा है जो RbO2 बना सकता है या बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, यही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो कि सुपर ऑक्साइड बना सकता है। तो स्पष्ट रूप से बात आपके समझ में आ गई होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी कि प्रश्न अच्छा है। इसका आंसर होगा सेकंड, रुबिडियम इज द ओनली वन जो सुपर ऑक्साइड एवं ऑक्साइड दोनों बनाता है। ठीक है ना, तो यह सुपर ऑक्साइड बना सकता है, तो इसीलिए यह H2O2 और O2 भी बना सकता है और कोई ऑप्शन यहां सही नहीं माना जा सकता। एक जल योजित यानी हाइड्रेटेड एक सॉलिड है और वो गर्म करने पर क्या हो रहा है कि मोनोहाइड्रेट दे रहा है, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल रह गया 373 तक, और ज्यादा पे गर्म कर रहे हैं तो फिर व्हाइट पाउडर मिल रहा है। देखिए ये निशानी है बच्चों किसकी, यह निशानी है इस कंपाउंड की, वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। यदि इसको खुले में रखेंगे तो भी, या फिर इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब भी यह Na2CO3.H2O में बदलता है। याद है ये रिएक्शन मैंने करवाई थी। और इसको ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ना तो ये एक जल का अणु भी निकल जाएगा और यह बनता है सोडा ऐश, जो कि व्हाइट कलर का एक पाउडर है, ऐश राख जिसको हम बोल सकते हैं। तो पूछा यह गया है, प्रश्न को देखें, अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को देखिए और बता सकते हैं कि क्या यहां पर कंपाउंड बनने वाला है, क्या यौगिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या नाम उनके होंगे। तो X जो है वो ये आपका X हो गया, ये वॉशिंग सोडा है निश्चित तौर पर, ये X है और ये आपका Y है। वॉशिंग सोडा, इसको गर्म कर रहे हैं तो उससे वह सोडा ऐश में बदल जा रहा है। सो वॉशिंग सोडा एंड द सोडा ऐश, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट्स हैं, आपको तो नोट्स काफी अधिक इससे लिखाए गए, जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी तुलना में तो हमने बहुत बेहतर मटेरियल दिया है ऑलरेडी। सोडा ऐश है, नहीं सोडा हो गया है, इमोशनल हो जाओगे कहीं बाद में फिर। क्षार धातु यानी एल्कलाई मेटल के लिए इनमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था बच्चों? मैंने कहा था कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए लिथियम यूं तो आकार में सबसे छोटा है, लिथियम साइज में सबसे छोटा है, लेकिन इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से छोटे साइज होने पर ही होता है। तो ये
Na ये एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि इसके जलीय विलयन की मैं बात करूं तो वहां पर यह बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, इसका मतलब जल योजित हो जाता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लिथियम की। काफी प्रचलित सवाल है और कई बार आ चुका है, हमने जो कराया उसके दौरान कई दफा चर्चा की गई, और जब भी चर्चा की गई तब आपको बोला गया कि बच्चों ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आ भी गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमको ढूंढना है भैया। लिथियम Li3n नाइट्रोजन के साथ बनता है, ये तो सही बात है। क्या ये इसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में काम में ले सकते हैं? यस। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है, ये हाइग्रोस्कोपी के नेचर के अंदर आद्रता जिसको हम बोलते हैं, ये ह्यूमिडिटी को खींच लेता है। तो ये पहला भी सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। हमको तो इनकरेक्ट पूछा प्रभु, ये भी करेक्ट बात है, इसका उपयोग कर सकते हैं हम बिल्कुल इस उपयोग के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड LiCl इज यूज्ड टू प्रिपेयर लिथियल मेटल, क्या इसका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जलीय विलयन से यानी एक्वस सॉल्यूशन से हम कभी भी क्षार धातु यानी अल्कलाई मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक ही बचा ले देकर कि मोबिलिटी ऑफ Li+ इज ग्रेटर देन ऑफ Na+, ये गलत बात है, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, मोबिलिटी मतलब गति, कितना मूव कर रहा है, जितना मूव करेगा उतना कंडक्टेंस होगा। तो क्या लिथियम प्लस की मोबिलिटी Na+ से ज्यादा है? नहीं है, गति कम है उसकी, उल्टा, क्योंकि वो जल के अणुओं से पूर्णतः क्या हो गया है, घिर चुका है। क्योंकि वह पूरी तरह से जल के अणुओं से घिर गया है, वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए ये कभी भी आसान नहीं है, उसकी मोबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं कही जा सकती, बल्कि कम ही आपको उसे कहना होगा। तो स्पष्ट रूप से यह हमारा आंसर यह सही है, क्योंकि ये बात गलत है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एट ऑल, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। यह आपका स्टेटमेंट सही नहीं माना जा सकता। Which of the following alkaline earth metal sulfate has its hydration enthalpy greater than the lattice enthalpy? यानी प्रश्न यह है बच्चों कि H किसमें ज्यादा है, He का मान किससे, Le से, लेटिस एनर्जी से। ऐसा होने पर पदार्थ बहुत ज्यादा घुलता है ना, ऐसा होने पर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि आपको याद हो तो यहां पर सॉल्युबिलिटी बेरिलियम से बेरियम तक घटती चली जाती है, याद है कि नहीं। यहां सॉल्युबिलिटी में कमी आती है, सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाती है, होता है ना ऐसा, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। जब आप मूव करेंगे कहां से कहां तक, जब आप मूव करेंगे बेरिलियम से बेरियम तक, बेरिलियम से बेरियम तक यदि आप मूव करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उस हिसाब से यहां पूछा गया है कि किसके लिए हाइड्रेशन की एंथैल्पी लेटिस एंथैल्पी से ज्यादा है, तो फिर वो एक बेरिलियम ऑप्शन ही, इनमें से एक बेरिलियम की ही लिए ये संभव हो पाएगा। बाकी भी डिसॉल्व होते हैं, बेरियम सल्फेट तो देखिए बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता। बेरियम सल्फेट तो एक पीपीटी है व्हाइट कलर का, बेरियम सल्फेट एक बहुत पॉपुलर पीपीटी है। जैसे सिल्वर क्लोराइड एक बहुत पॉपुलर पीपीटी है ना, वैसे बेरियम सल्फेट भी बहुत पॉपुलर पीपीटी है। तो उसके लिए तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इनमें से तो सबसे ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी उसी के लिए पॉसिबल है ना भाई। और यहां सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, यहां सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी बेरिलियम सल्फेट की होती है। यानी सबसे ज्यादा कौन डिसॉल्व है, बेरिलियम सल्फेट। तो उसी के लिए यह संभव हो पाएगा, ठीक है। कौन सा अल्कली मेटल मोबिलिटी कम है, फिर वही प्रश्न देखिए घूम फिर के, हालांकि वो जेई में था, ये नीट में है, चेंज हो गया है मैटर, पर प्रश्न देखिए आप घूम फिर करके नेशनल लेवल पर वही दिखाई देते रहते हैं। सो इसमें से पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसकी मोबिलिटी कम है, सबसे कम है इनमें से। तो Li+ का साइज छोटा, लेकिन Li+ एक्वस का साइज सबसे बड़ा।
तो इसकी जो मोबिलिटी होती है, यानी इसकी जो गतिशीलता होती है, जो इसकी मूवमेंट होती है, वो न्यूनतम है, मिनिमम है। और क्योंकि मोबिलिटी इसकी मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कंडक्टेंस भी मिनिमम होती है। यही प्रश्न घूम फिर करके सभी परीक्षाओं में बारंबार दिखाई दे रहा है कि भाई किसकी, बहुत सिंपल है, सबसे छोटा लिथियम, जल के मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी ओर सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन? लिथियम। एक्वस कंडीशन में सबसे बड़ा साइज किसका? लिथियम। सबसे कम मूवमेंट कौन शो कर पाएगा? सबसे धीमे गति कौन कर पाएगा? फिर से ऑप्शन होगा लिथियम। यानी लिथियम ही वह है जिसकी यहां सबसे कम मोबिलिटी कही जा सकती है, सबसे कम इसकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी होगी, और इसी वजह से इसकी कंडक्टेंस भी सबसे कम आनी चाहिए। कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक है? तो ध्यान करें कि बेरिलियम से Mg एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? एक ग्रुप में जाते हैं नीचे तो ऑक्साइड की कौन सी नेचर बढ़ती चली जाती है? ऑक्साइड की बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है भाई। डाउन इन ए ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होती है, बेसिक नेचर बढ़ती है। यह आपका उभयधर्मी होता है यानी एम्फोटेरिक होता है, यानी यह केवल अम्ल, केवल क्षार या केवल बेस नहीं कहला सकता, इसको एसिड भी कहा जाना चाहिए। मतलब ये दोनों की तरह कार्य करता है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है भाई। इसका प्रोग्राम तो जो है वो एम्फोटेरिक वाला है। तो अब इसमें तो कोई शक रह नहीं गया कि सबसे बढ़िया तो हम इसको ही मानेंगे ना। इन सब में देखिए, हालांकि इनमें से कोई भी एसिडिक नहीं है, कायदे से देखा जाए तो एसिडिक कोई भी नहीं है, पूरी तरह से प्योरली एसिडिक तो कोई नहीं है, लेकिन ये तो सारे बेसिक हैं, ये तो सब बेसिक हैं। MgO वीक है, बाकी प्रबल है, ठीक है ना, स्ट्रांग है। सो ये तो एक बेसिक है। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो तो एम्फोटेरिक है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो निश्चित तौर पर इनमें से यदि मुझसे, आसान प्रश्न ये भी, मुझे कहा जाए कि भैया इनमें से सबसे बढ़िया कौन है, एसिडिक बढ़िया कौन है, तो BeO इज द ऑप्शन, यानी थर्ड वन आंसर आपका आना चाहिए कि तीसरे वाले की जो एसिडिक नेचर है वो कंपैरेटिवली सभी से बेहतर कहलाने लायक है। ठीक है बच्चों। टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? क्या वह आयन एक्सचेंज होती है? स्पेसिफिकली टेम्पररी बोला है, केवल स्पेशल टेम्पररी के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आयन एक्सचेंज तो दोनों के लिए होती है, और मूल रूप से मैंने कहा था कि परमानेंट ही माना जाए उसको, परमानेंट के लिए होती है। सिंथेटिक रेजिन भी परमानेंट के लिए थी। कैल्गन मेथड, कैल्गन में क्या इस्तेमाल करते थे मेरे भाई, याद करो, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, याद आया? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, HPO3 का होल 6 यानी Na6 क्या था फॉर्मूला? Na6P6O18, इसको बोलते हैं कैल्गन। तो ये तो परमानेंट के अंदर काम आता था। क्लार्क मेथड जो है, क्लार्क विधि जो है, वह टेम्पररी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। मूल रूप से हम इसी का उपयोग करते हैं किसके लिए? ओनली फॉर टेम्पररी, यानी कि जो अस्थायी प्रकार की होती है, टेम्पररी प्रकार की होती है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला करके क्लार्क मेथड में क से क मिला दिया था। भैया कितनी बार मिला दिया जब हमने क से क, तो क से क मिलाते हैं, तो यानी कि कैल्गन विधि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यह बात हमने आपको जानकारी में कहाँ लाई थी? हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड वाले के अंदर। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए हम इनमें से क्लार्क विधि यानी क्लार्क मेथड का उपयोग करेंगे। मेनली इट इज यूजफुल क्लार्क मेथड। ठीक है, कौन सा एम्फोटेरिक है? थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि बेरिलियम का कंपाउंड, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब उभयधर्मी हैं। बोले तो एम्फोटेरिक हैं, यानी कि इसकी रिएक्शंस भी बड़ी पूछी जाती हैं। एसिड से रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, यानी दोनों से क्रिया कर सकता है, अम्ल से भी क्षार से भी दोनों से क्रिया कर सकता है।
ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना जाएगा। शेष जितने भी यहां लिखे गए हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर के ही होने की पॉसिबिलिटी है। बस कुछ मेटल के ऑक्साइड या मेटल ऐसे होते हैं जो कौन सी नेचर दिखाते हैं, एम्फोटेरिक, अदरवाइज ये बेसिक नेचर का होता है ज्यादातर, ठीक है ना। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट वाटर इज फॉल्स, यानी जल के लिए क्या इसमें से असत्य है। वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड और बेस, ये तो सही बात है, ये तो करेक्ट है। अरे पानी तो दोनों तरह काम करता है, इसमें तो एसिड से भी रिएक्ट करता है ना, बेस से भी करता है ना, ये तो दोनों ही को घोल लेता है अपने अंदर। क्या इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कंडेंस फेज का मतलब बर्फ में, ठीक है ना। क्या इंट्रामोलिक्यूलर होती है, नहीं होती बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर नहीं होती है, ये इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि कौन से प्रकार की इसमें हमने बॉन्डिंग कही थी, इंटरमोलिक्यूलर। इसमें इंटरमोलिक्यूलर होती है मेरे भाई, इसमें इंटरमोलिक्यूलर होती है, मतलब कौन से दो मॉलिक्यूल के बीच वाली, विद इन ए मॉलिक्यूल वाली इसमें नहीं होती है। वो तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उसमें बताई थी क्लोरल हाइड्रेट के अंदर, ठीक है ना। ये इसमें तो इंटर, ये बात गलत है, ठीक है। थर्ड भी देख लेते हैं कि जो भारी पानी से बनी हुई बर्फ है वो सिंक करती है, मतलब डूबना है ना। सिंक का मतलब होता है क्या, वो डूब जाती है, क्या वो डूबती है। तो यस, भारी पानी की बनी हुई जो बर्फ होगी ना वह पानी में डूब जाएगी। सिंपल पानी से बनी हुई बर्फ तो तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, लेकिन हैवी वाटर से बनेगी तो वो, क्योंकि हैवी वाटर है ना भाई, तो वो डूब जाएगी। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझते हो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जीवन का आधार है भैया, इसको तो मालूम होना ही चाहिए। यह तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, आपको फोटोसिंथेसिस तो ध्यान होगा ही कि इसमें क्या वाटर ऑक्सीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान H2O से O2 बनाते हैं। अरे तो भैया जब भी तो हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, वो इसीलिए तो करते हैं हम इस प्रक्रम की वजह से, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, चौथा वाला। एक एक हमने स्पष्ट कर दिया है that the fourth statement is also correct। तो इनकरेक्ट इसमें सेकंड वाला है, क्योंकि इसमें गलत एक बात लिख दी, इंट्रामोलिक्यूलर वाली बात गलत है यहां, क्योंकि ये क्या बनाता है, इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है ना। MgSO4 की रिएक्शन NH4OH और Na2HPO4 से कराने पर क्या बनता है। तो बेटा ये इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन से ये MgNH4 बनता है। ये एक्चुअली इसका लैब में ना टेस्ट भी होता है, ये लैब में इसका टेस्ट भी है, ये लैब में इसका परीक्षण करने के काम में आता है, टेस्ट करने के काम में आता है। ये है एक क्रिस्टलाइन पीपीटी, व्हाइट कलर का बनता है। पीपीटी समझते हो ना, जो चीज नहीं घुलती उसको बोलते हैं भैया। तो ये व्हाइट पीपीटी बनता है, ये टेस्ट है मैग्नीशियम आयन का, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसका डिस्कशन वहां नहीं किया इससे पहले, शायद हमारे उसमें नहीं आया ये, क्योंकि बेसिकली ये रेडिकल टेस्ट से संबंधित है। यहां पर एक बात और मैं बता दूं, एक और पॉपुलर कंपाउंड में यहां अलग से बता देता हूं, इस पर भी प्रश्न आता है कई बार, NaNH4HPO4। इसका इस्तेमाल भी टेस्ट में किया जाता है, अलग अलग जो है बेसिक रेडिकल के, इसको बोलते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इसको अलग से याद रख लेना आप, ठीक है ना। इस कंपाउंड का उपयोग भी वही अलग अलग आयनों के परीक्षण में होता है, यानी कि उनके टेस्ट लगाने में होता है। इसको माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं। काम की चीज है, अलग से प्रश्न के रूप में दिखाई दे सकता है। यहां पर क्यों बताया, क्योंकि यहां इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको दिखाई दिया है ना, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन दिखाई दिया, इसलिए हमने यहां डिस्कस किया, ठीक है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं नोट इसको कर लेना हाथों हाथी, ठीक है। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसका अलग से फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2006 का, ठीक है ना। आईआईटी 2006 के अंदर यह प्रश्न दिखाई दिया था। इस तरह के क्वेश्चन कोई बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, एक आसान प्रश्न है, ठीक है ना। ये कोई बहुत टफ नहीं है, हो सकता है हम उतना इसमें नहीं जा पाए होंगे, लेकिन इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है, प्योर नॉलेज बेस्ड जरूर है, ठीक है। पूछा है कि इसमें से H2O2 किसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है।
इसमें से किसके अंदर वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इनमें से किसके अंदर वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होगा, देखो एक एक करके बात करता हूं। फर्स्ट वाले, ये रिएक्शन है H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं ना बेटा, H में तो नहीं जुड़ रहे, H में जुड़ रहे होते तो ये H प्लस थोड़ी ना होता है यहाँ पर भी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, बहुत तरीके से आप इसको पहचान सकते हो, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इसका मतलब ये खुद रिडक्शन हो रहा है, इसका यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम थोड़ी ना करेगा, यदि रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन में तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। पहचान सकते हैं आराम से, आसानी से इसे पहचाना जा सकता है। प्रश्न को समझें कि ये क्या यहां कहने की कोशिश की गई है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसके अंदर वह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, इनमें से किसमें वह एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, तो बात समझ गए, फर्स्ट वाला क्यों नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमसे कहा गया ऐसा -2 इलेक्ट्रॉन लिखा है बेटा, तो बच्चों ये तो कंफर्म है ना कि ये -2 इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए इसको, ये तो होगा ही होगा। अब भैया इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये खुद क्या हो रहा है यहाँ, ये खुद हो रहा है ऑक्सीडेशन, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करता होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो आएगा। मैंने हमेशा से कहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर इसी तरह का प्रश्न बनता हुआ दिखाई देता है कि किसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट है, किसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब देखिए H2O2 ये तो सीधा साधा प्रश्न है, इसको तो कोई भी बता सकता है कि ये नहीं है। क्यों, यहां आप देख रहे हो इसमें हुआ क्या, यहां पर इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना हमेशा से क्या है, अपचयन, रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन हो रहा है तो ये काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का करेगा क्या, नहीं, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि यह ऑप्शन भी संभव नहीं है। फिर बात आती है फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला शक्ल से दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाएंगे जब हम, ये H2O2 है प्लस 2OH माइनस है, इससे इसने क्या बनाया देखिएगा, O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, बेसिक मीडियम में प्रयोग कर रहे होंगे। O2 और H2O का बनना मैंने बताया था, ये आपको याद होगा कि O2 H2O दोनों आपको कहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब उसका खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। और खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब वह किसकी तरह कार्य कर रहा होगा, किसकी तरह काम कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, ये कंफर्म हो जाता है। समझ रहे हो, यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, ये बात इससे कंफर्म हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, ये दोनों में ही यह काम कर रहा है, किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहेंगे आपसे, ध्यान रखिए इस बात का भी, अक्सर इस तरह के प्रश्न जो हैं वह आपको दिखते रहेंगे। फिर वही बात आ गई कि इनमें से किस रिएजेंट का उपयोग हम करते हैं टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस। इसमें से टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सी मेथड है, यह क्लार्क मेथड कहलाती है, इसको हम क्लार्क मेथड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लार्क मेथड का उपयोग करके हम टेम्पररी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो यह चर्चा हमने की थी, ठीक है ना। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि हम क्लार्क मेथड से टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, वी आर यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो करता क्या है, करता कुछ नहीं है, वह उसको कैल्शियम कार्बोनेट में ही बदलता है। जैसे इम्प्योरिटी, ये जो आपकी हार्डनेस है वो यदि बाइकार्बोनेट की वजह से हुई तो उसमें जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाता हूँ
तो यह इसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, और कैल्शियम कार्बोनेट में बदलते ही हार्डनेस अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलता नहीं है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता था इसीलिए। ठीक है, इनमें से किस से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बनेगी? ये देखिए मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसमें ऑप्शन एस ब्लॉक के हैं और कुछ आपके पी ब्लॉक के भी, ठीक है ना, और इवन कुछ हाइड्रोजन का भी है। यहाँ पर कुछ कुछ थोड़ा सा हाइड्रोजन को भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप याद करो तो इस रिएक्शन से ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैरामैग्नेटिक नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता हुआ दिखाई देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता। Na और एक्सेस अमोनिया की रिएक्शन से आपको मालूम ही है कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाते हैं, और इसके वजह से नो डाउट ये तो पैरामैग्नेटिक ही है। जानते हो ना अनुचुंबकीय भैया, ये तो चर्चा की ही थी, हमने बताया ही था इसके बारे में, तो हम बात कर चुके हैं। K और O2 क्रिया करेंगे तो KO2 बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, KO2 क्रिया करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और ध्यान दीजिए कि जो ऑक्साइड आयन होता है O2, ये सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2 माइनस, वो पैरामैग्नेटिक होता है, यानी अनुचुंबकीय होता है। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, ये अभी आपके सामने रिएक्शन नहीं आई है कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं ना तो हमको NO गैस मिलती है। NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त प्रजाति है ना, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त यानी ऑड इलेक्ट्रॉन। क्यों? 7 और 8 15, यदि आप ऐड करें इलेक्ट्रॉन्स को तो 7 + 8 क्या हो रहा है, 15 हो रहे हैं, और 15 विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन आते ही वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कर देना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि इवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको याद करो ऑक्सीजन जो है वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा, कोई डाउट है ही नहीं। यानी कि कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 को मिलाऊंगा तो भी क्या बनेगा, NO एक स्पीसीज बनती है, कॉपर नाइट्रेट के साथ साथ NO बनता है, और NO जो है वह आपकी कैसी स्पीसीज है, वह एक कैसी स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, ठीक है। सो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से, और ये जो लास्ट वाली है ना वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने की विधि थी एंथ्राक्विनोल से, ऑक्सीजन प्लस एंथ्राक्विनोल से रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के अंदर ये बात आई थी। तो ये यहां पर हमको कोई पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर यदि हम देखें तो हमको पैरामैग्नेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं हमेशा ही, ठीक है ना। जब हम एमओ थ्योरी पढ़े थे तो उस समय O2 माइनस सबके बारे में बताया गया था आपको। लिक्विड अमोनिया में सोडियम के सॉल्यूशन के लिए इनमें से क्या बातें सही हैं? इट शोज ब्लू कलर, क्या यह ब्लू कलर दिखाता है? सब दुनिया को अब तक तो पता चल चुका है कि यह ब्लू कलर दिखाता है ना। और मैंने कहा था कि यदि आप इसको कंसंट्रेट कर दोगे तो यह ब्लू कलर किस में बदल जाएगा, यह ब्लू कलर आपका किस में बदल जाएगा, ब्रॉन्ज कलर में, यानी मेटल कलर में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, चालकता, यानी क्या ये कंडक्टेंस शो करता है, तो यस, क्योंकि इसके अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और अमोनिएटेड धनायन भी होते हैं, कैटायन भी होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। तो प्रोड्यूसेस सोडियम एमाइड। देखिए सोडियम एमाइड इस कंडीशन में नहीं बनता, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नहीं बनता, हालांकि बन सकता है यदि उसे कुछ समय तक रख दिया जाए, गर्म किया जाए तब। सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनता है ना। यहां पर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ कहा गया है, तो ये नॉर्मल कंडीशन मानी है। याद होगा हमने अमोनिया के लिए 3 कंडीशन कही थी, अमोनिया के लिए हमने 3 कंडीशन कही थी द्रव अमोनिया सॉल्यूशन के लिए। पहला सिंपल डाइल्यूट वाली कंडीशन में क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो बता दिया था, फिर उसको कुछ समय तक रखो या गर्म करो तो वो एमाइड और हाइड्रोजन बनाने लग जाता था, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनाएगा, वो कुछ खास कंडीशन में बनाएगा। और साथ में एक आता कि जैसे जैसे उसको कंसंट्रेट करते जाओगे वह डायमैग्नेटिक होता जाएगा और कलर उसका ब्रॉन्ज होता जाएगा। प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, उससे सामान्य परिस्थिति में नहीं बनती है, गर्म करने पर बनती है या फिर कुछ समय तक रखे रहने पर बनती है, ये अलग केस है। सी और डी को सामान्य परिस्थिति में सही नहीं माना जा सकता। यानी आपसे इसमें क्या क्या सही है, तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहां करेक्ट हैं।
कि ये ब्लू कलर दिखाता है तो यस ये बिल्कुल ब्लू कलर दिखाता है, कंडक्टिविटी शो करता है तो यह भी करेक्ट माना जाएगा। सोडियम को एक्सेस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए सोडियम जो है ना उसको जब आप एयर में हीट करते हो, देखिए अमोनिया से तो क्रिया करता है, ये नाइट्रोजन से तो क्रिया करता नहीं है। एयर में हीट करने पर यह पेरोक्साइड बनाता है नो डाउट, और साथ में सिंपल ऑक्साइड भी बना सकता है। पेरोक्साइड एंड सिंपल ऑक्साइड दोनों बन सकते हैं, समझिएगा। पेरोक्साइड भी बनता है, सिंपल ऑक्साइड भी बनता है। लिथियम यदि इसकी जगह होता तो सिंपल बनाता और बाकी होते तो सुपर ऑक्साइड भी बनाते। तो केवल यहां ध्यान रखें कि एक्सेस ऑफ एयर लिया गया है तो सिर्फ Na2O2 नहीं होगा। ये पेरोक्साइड का क्या सूत्र होगा इसका? Na2O2, ये तो हो जाएगा आपका सोडियम पर ऑक्साइड। अरे भाई इसको आप फॉर्मूले को बना सकते हो ना आराम से, कौन कौन से आयन होंगे? एक Na+ और एक O22-, ठीक है। और एक सिंपल ऑक्साइड का कौन सा फॉर्मूला होगा इसका? Na2O, ये इसका सिंपल ऑक्साइड हो जाएगा, ये इसका सिंपल ऑक्साइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये रहा आपका Na+ और ये आपका O2-, यानी Na2O। एक तो मोर देन वन करेक्ट है क्योंकि देखिए यहाँ पर इज आर लिखा हुआ है, आईटी के अंदर मोर देन वन करेक्ट आते हैं ना ऑप्शन। इज आर का मतलब ये कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सो Na2O2 एंड Na2O। सुपर ऑक्साइड बनता नहीं है, NaOH बनता नहीं है। NaOH तो जब बनेगा जब आगे आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, अपने आप बड़े बड़े बन जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अपने आप सेल्फ से बनेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। कैल्शियम है हमारे पास, नाइट्रोजन से रिएक्शन करके वो एक व्हाइट पाउडर बनाता है जो कि पानी से रिएक्शन कराने पर वो डिसॉल्व हो जाता है और एक गैस बनाता है और एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बनाता है। और इस सॉल्यूशन को एयर से एक्सपोज करने पर उसको उस पर एक ठोस परत सी बन जाती है, सॉलिड। हमको बोला है कि ये कंपाउंड कौन से हैं। तो देखिए कैल्शियम बर्न्स इन नाइट्रोजन, ध्यान रखना एयर नहीं है, ये एयर होता तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। ये कोई एयर की बात नहीं हो रखी है यहाँ, ये नाइट्रोजन के साथ ही दे रखा है, तो फिर तो ये नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी सेकंड ए वाले नाइट्रोजन से आप गर्म करोगे तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्राइट बन ही जाएगा ना। एयर के साथ गर्म करने पर भी कैल्शियम बना देता है हालांकि, लेकिन यहां तो नाइट्रोजन ही दे रखा है तो फिर तो कोई डाउट है ही नहीं। ये इसका नाइट्राइड हो गया। कैसे हो गया ये नाइट्राइड? कैल्शियम Ca2+ और नाइट्राइड आयन कौन सा होता है? N3- क्रॉस में जाएगा। अब इसका कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस कराया यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? यह बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बनेगा अमोनिया, ठीक है ना। तो ये हाफ ऑफ द रिएक्शन तो यहां कंप्लीट हो गई। कैसे? देखो ये रहा, यह बनाता है व्हाइट पाउडर सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करके गैस ए और एक अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन मतलब क्षारीय होता है। गैस ए कौन है? गैस ए अमोनिया, गैस ए यहां मिल गई हमको अमोनिया, ये तो गैस ए हो गया और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। अल्कलाइन मतलब होता है क्षारीय, सो इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन नो डाउट, और ये गैस ए मिल गई हमको। अब इस गैस ए के बारे में आगे अक्सर कहा जाता है कि HCl में डिसॉल्व करके अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम बनाएगा, जो फिलहाल यहां नहीं कहा गया। यहां कहा गया कि ये जो सॉल्यूशन है ना इसको पड़ा रहने दें आप एयर के अंदर। तो क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है। तो ये एयर के अंदर जो CO2 है ना उसको अवशोषित कर लेता है। CO2 ये कहां से आएगी? CO2 हमने तो प्रवाहित ही नहीं की, हमने तो फ्लो ही नहीं कराई, हमने तो दी नहीं। लेकिन क्या होता है कि CO2 जो है ना वो एयर में हमेशा से मौजूद रहती है, तो यह CO2 को अवशोषित करता है, एब्सॉर्ब करता है और कैल्शियम क्लोराइड की जो थिन लेयर बना देता है अपनी सरफेस पर। यह कैल्शियम क्लोराइड यहां पर क्या है? B कहलाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एयर से CO2 को सोख लेता है, अपने अंदर ले लेता है, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है उस पर। इसको कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है थिन लेयर। तो यहां पर A और B आपसे पूछे गए थे, तो A तो बेटा कौन है? अमोनिया गैस है। A तो यहां अमोनिया गैस है और B जो है वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। B यहां पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक लेयर के फॉर्म में उसके ऊपर दिखाई दे रहा है, एक लेयर के फॉर्म में यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन में अपनी तरफ से यहां कराना चाह रहा हूं मैच मैट्रिक्स टाइप के, क्योंकि अक्सर इस पर क्या है कि मैच मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। इस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें लगती है कि आ सकती है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहां आपको बता रहा हूं, देखिए समझिएगा।
कोशिश यही की गई है कि जो क्वेश्चन है उसमें एक से ज्यादा चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए, है ना। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक से ज्यादा चीजें यहां कवर हो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मैच मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है, BEF2 BAF2 SR CA और MG। एक ये ऑर्डर दे रखा है ना, इस ऑर्डर को हमको मैच कराना है, सामने जो ऑप्शन में दूंगा उनसे आपको निश्चित तौर पे इसको मैच कराना होगा। फिर एक ऑर्डर है LIBR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, NABR KBR रुबीडियम ब्रोमाइड एंड सीजियम ब्रोमाइड। ऑप्शन में लिखूंगा आगे मैच में लगाने वाले, अभी तो मैं केवल यहां पर जो ऑप्शंस हैं उनको लिख रहा हूं। फिर हमने बात की गई है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। इसको हमें मैच कराना है, जो ऑर्डर है उससे मैच कराना, आगे मैं दूंगा ऑर्डर को। BeCO3, फिर दे रखा है MgCO3 और फिर दे रखा है CaCO3। ये कुछ क्रम हमने दिए यहां पर। अब क्रम जो है, इन क्रम को हमको मैच किससे कराना है, तो वो सामने ऑप्शन में दे रहा हूं। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, वो A है तो मैं इसको 1 2 3 4 या PQRS कर देता हूं, ठीक है ना, PQRS। एक है लेटिस एनर्जी, समझते हो, जालक ऊर्जा, ठीक है ना। ये एक तो है लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी से इसको मैच कराना है हमको। दूसरा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी समझते हो, कितना डिसॉल्व होता है कितना नहीं होता है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तीसरा है थर्मल, आर कह सकते हो आप इसको, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है तापीय स्थायित्व कितना है या नहीं है, इतना तो मालूम होगा ही हमको। और एक है परसेंटेज आयनिक लक्षण, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपको यह मैच कराना है कि कौन सा क्रम किससे मैच कर रहा है, कौन सा क्रम किससे मैच कर रहा है। तो देखिएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर, यह फ्लोराइड वाला बहुत विशेष ऑर्डर होता है। तो यह फिलहाल सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है उसका जस्ट उल्टा है। यह है लेटिस एनर्जी का ऑर्डर, यह लेटिस एनर्जी का ऑर्डर है, यानी कि लेटिस एनर्जी इसकी सबसे कम है, जालक ऊर्जा इसकी सबसे कम है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सो बेटा ए जो है ना वह मैच करता है P से, ओनली P से, बाकी कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है, बाकी सब रेगुलर है। देखो ये रेगुलर नहीं है, BE या MG है, ये बहुत विशेष ऑर्डर है। केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर जब आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात की गई है तब लिखाया हुआ मेरा ऑर्डर, ठीक है ना। सेकंड किससे मैच करेगा, LINAKRBCS, यह किससे मैच करेगा, नो डाउट यह मैच करेगा आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से, क्योंकि जैसे जैसे लिथियम से सीजियम की ओर जाएंगे गारंटीड है फजान्स लॉ के अनुसार साइज बड़ा होता जाएगा और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते जाएंगे। तो बी आपका मिलेगा किससे, एस से मिलेगा, ठीक है ना, ये एस से मिलेगा। अब बात करते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो आपको यह ध्यान है कि यह सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर है, यह थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है और यह परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर है। यह सभी ऑर्डर लगभग पहले दिखाई दे चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखाई दिए। तो यहां पर सी किससे मैच करेगा बेटा, लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर नहीं, ये नहीं हो सकता, इसके लिए ये होगा QRS से। और जहां तक बात है डी की, तो डी में क्या है, ये भी आपको ध्यान होगा, थर्मल स्टेबिलिटी में ये भी एक पॉपुलर ऑर्डर है। वो भाई थर्मल स्टेबिलिटी में तो ये बारंबार दिखाई देता है ना। जहां तक बात है थर्मल स्टेबिलिटी की, तो वहां तो ये ऑर्डर हमको बार बार दिखाई देता है, लेकिन यानी कि इसको मैं किससे मैच करा सकता हूं, ये थर्मल स्टेबिलिटी से भी मैच करेगा और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से भी मैच करेगा, यानी कि यह आपका R और S से मैच करेगा, ठीक है ना। इसके ज्यादातर ऑर्डर हमने फजान्स लॉ के एप्लीकेशन के वक्त पढ़े थे, और कुछ ऑर्डर कहां पढ़े हैं, कुछ ऑर्डर हमने पढ़े हैं जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वही कॉम्बिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी वाले हिस्से के अंदर हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है बच्चों। तो इसमें से खास तौर पर ये फर्स्ट वाला ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। यहां इसकी सॉल्युबिलिटी की बात होती है ना, तो ऑर्डर जो है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी की जब बात होती है, इसका ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का भी पूछा जाता है, तो उसमें जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, इसी तरह का मैच मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ही हम यहां करवा रहे हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट ABCD के फॉर्म में ही लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे मेथड। सॉल्वे विधि जानता है, सॉल्वे विधि पढ़ी थी, उसका यह प्रोडक्ट है। मैच कराना है कि भैया कौन प्रोडक्ट होता है कौन नहीं होता। मैंने एक कंपाउंड लिया, उसको गर्म करने पर वह CO2 गैस रिलीज कर रहा है, ऐसा कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट कर सकता है, वह आपसे पूछा गया, ऐसा कौन सा कंपाउंड कर सकता है। फिर लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, यानी कि इसका जलीय विलयन उदासीन है, क्या यह संभव है। और डी ऑप्शन है बेटा ऑक्सोन। ऑक्सोन किसको कहते हैं, यह हमसे पूछा गया है कि ऑक्सोन किसको कहते हैं। हमको इसे जिससे मैच कराना है वो ऑप्शन क्या है, NaCl, Q है Na2O2, R है NaHCO3, सभी पॉपुलर कंपाउंड हैं, और S है Na2CO3। क्या लगता है कि यह किससे मैच कराने पर आपको क्या देगा। सबसे पहली बात देखिए, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सॉल्वे के अंदर प्रोडक्ट कौन होता है, इनमें से सॉल्वे विधि किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, कितनी बार चर्चा कर चुका हूं भाई मेरे। सॉल्वे के लिए मैं यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सॉल्वे विधि ए का कनेक्शन किस से होगा, R से और S से। ध्यान रखना सॉल्वे विधि में यूं तो NaCl भी प्रयोग में लाते हैं। आप कह सकते हो सर NaCl को क्यों नहीं किया, अरे मेरे भाई प्रोडक्ट इन सॉल्वे मेथड बोला है कि सॉल्वे विधि में प्रोडक्ट क्या बनता है वह आपसे मैच कराने के लिए कहा जा रहा है, न कि उसमें क्या यूज होता है। ठीक है ना, सो ये तो नहीं आ सकता। अब किस कंपाउंड को गर्म करने पर CO2 देंगे, कॉमन सेंस, Na2CO3 तो टूटता नहीं है। देखो इन दोनों के गर्म करने से तो CO2 बनने से रही, NaCl और Na2O2 को गर्म करूंगा तो CO2 तो नहीं बनेगी। दो ही डाउटफुल हो सकते थे, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 नहीं देता, लिथियम कार्बोनेट देते हैं और सेकंड A वाले देते हैं। यानी कितना इजीली हो जाएगा यहां पर बी आप किससे मैच कराओगे, तो निश्चित तौर पर R से, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह देता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर वह किसका निर्माण करता है, वह निर्माण कर देता है CO2 का। इनमें से कौन न्यूट्रल है, सबको मालूम NaCl न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो यह न्यूट्रल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन इनमें से सिर्फ एक है, वह कौन है, NaCl, यानी C आपका P से मैच करेगा। डी ऑक्सोन क्या होता है भैया, विच वन इज ऑक्सोन, ऑक्सोन Na2O2 का नाम है भाई, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड का नाम होता है ऑक्सोन। ऑक्सोन जो है वह सोडियम पर ऑक्साइड का नाम होता है। ठीक है, तो किससे क्या मैच करा, उम्मीद है समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, इसी तरह के मैच मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, ताकि किस तरह की चीजों को कनेक्ट करना है। मैच मैट्रिक्स इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें एक साथ कई चीजें कवर हो जाती है, एक सिंगल क्वेश्चन में उतना कभी कवर नहीं हो पाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है, ए है येलो फ्लेम, यानी कि ज्वाला परीक्षण में, ज्वाला परीक्षण के अंदर हम लोग येलो फ्लेम प्राप्त करते हैं। किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है आपने सोच ही लिया होगा अब तक, मुझे लगता है। ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, यानी जल के लिए सर्वाधिक सक्रिय कौन है, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। अच्छा ऑप्शन है ये, स्टार लगाइएगा इस ऑप्शन को, ये आपको कंफ्यूज करेगा। और कार्बन के साथ जिस मेटल को हीट करने पर, यदि ऐसा कौन कर पाता है कि कार्बन को इस मेटल के साथ हीट किया और उसने कार्बाइड बना दिया हो, ऐसा कौन कर पाता है, ये भी हमको सामने मैच कराना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बहुत सारे आपको कंपाउंड मिलेंगे। और फिर एक प्रश्न है कि मेटल नाइट्रेट मैंने लिया और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो वह मेटल ऑक्साइड भी दे रहा है, याद करो भैया ये भी एक पॉपुलर था, मेटल ऑक्साइड भी दे रहा है, साथ में NO2 दे रहा है, साथ में O2 दे रहा है। हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड, कौन सा मेटल ऐसा है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस इसमें क्या क्या हैं, तो देखिए ऑप्शंस हैं
Ca, ऑप्शन है Mg, ऑप्शन है Li और ऑप्शन है Na। ठीक है ना, इनको हमको मैच कराना है, इनको परस्पर हमको मैच कराना है। ठीक है ना, इसको मैं वापस लिख देता हूं थोड़ा सही से। ठीक है, इन ऑप्शंस को हमको आपस में मैच कराना है कि कौन सा सही है या गलत है। देखिए सबसे पहले येलो कलर की फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो सब दुनिया को मालूम, बताया भी था आपको बहुत अच्छे से कि येलो कलर की फ्लेम होना सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक है। ज्वाला परीक्षण में यानी कि फ्लेम टेस्ट में सोडियम जो है वो यहां येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, वाटर के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि यह भी सोडियम है, लिथियम नहीं होता। ध्यान रखना, लिथियम मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता। क्या होता है कि लिथियम तो पानी में ढंग से डूबता ही नहीं है, तो फिर वो ढंग से रिएक्शन भी नहीं करता है। ये रिएक्टिविटी तो डाउन इन ग्रुप जाने पर एल्कलाई मेटल में बढ़ती चली जाती है, लेकिन बाकी तो इनमें से कोई एल्कलाई मेटल है नहीं ना। इनमें से कोई एल्कलाई मेटल है क्या? क्षार धातु नहीं है, लिथियम है। लिथियम तो इतना रिएक्टिव है नहीं पानी के लिए, वो तो कम रिएक्टिव है पानी के प्रति। तो और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो आपको मालूम है आसानी से जल से मैंने रिएक्शन करवा रखी है। कौन डाइल्यूट, कौन ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, कौन गर्म से करता है, किसके लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है, देखिएगा उस सेक्शन को पूरा। ठीक है ना। सो यहां पर इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा? सोडियम होगा, लिथियम नहीं होगा। लिथियम कम रिएक्टिव है। Mg और Ca तो हो ही नहीं सकते। Mg Ca क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो धातु ही कौन से, एल्कलाई मेटल है। फिर कार्बन प्लस मैटर को गर्म करने पर वो सीधे सीधे कार्बाइड दे दे, ऐसा कौन करता है? तो बेटा ऐसा आपका लिथियम करता है, कैल्शियम करता है और मैग्नीशियम करता है। क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करती है सेकंड ए वालों से। तो ये सेकंड ए वालों का कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्बन से सीधे रिएक्शन करना। और मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर इस तरह से बनता है, किसके अंदर बताइएगा? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई। मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 का बनना, क्या सोडियम ऐसा करता? नहीं। यहां फिर से कौन मैच होगा? P, Q और S। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म, कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो भी ऐसा होगा, मैग्नीशियम को गर्म करेंगे तो भी ऐसा होगा, और लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब भी यह इसी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाला है। तो बेटा यहां पर ये कौन किससे मैच हुआ आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो यह S ब्लॉक वाला था। जो भी जितनी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी वो सारी दी गई है। और जैसा मैंने कहा था स्लाइड के थ्रू देने के बाद भी हमको इसे 5 दिन लग गए कंप्लीट करते करते। 6वां दिन है एक्चुअली आज तो। ठीक है ना। तो फिर भी कोशिश की गई सारे फैक्ट आपके पास जा सके। जितना मटेरियल आपको दिया गया है वह सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उतना पर्याप्त है। और उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली मार्क करा रखा है कि भैया इसको तो करना ही करना है, आपको छोड़ना ही नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना मैटर आपके लिए काफी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।